लेट्स रिवाइज फटाफट। ठीक है, सॉल्यूशन हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कितने तरह के होते हैं? बाइनरी, जिसमें 2 कंपोनेंट है ना, और जिसमें हमेशा सॉल्वेंट तो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मैंने ये बोला था, एक सॉल्वेंट होगा और एक से ज्यादा। बाइनरी है तो एक ही सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट को मैंने बी बोला था। अगर सॉल्यूशन में 3 चीजें डली हुई तो उसे बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, जिसमें भी सॉल्यूट तो हमेशा और सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा, वन सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो होगा वो एक से ज्यादा। कितने होंगे? क्योंकि टर्नरी है तो 2 सॉल्यूट्स होंगे, 2 सॉल्यूट्स होंगे, तो 2 सॉल्यूट्स होंगे टर्नरी में। फिर उसके बाद आपने देखा था क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट तो अगेन एक से ज्यादा होते ही नहीं सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो है वो 3 हो जाएंगे, वो क्वाटरनरी सॉल्यूशन है ना। तो सॉल्यूशन का एक क्लासिफिकेशन देखा था। दूसरा क्लासिफिकेशन था गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस, liquid solution is that solution in which solvent is liquid, solid solution is that solution in which solvent is solid। ठीक है ना। तो अब गैसेस सॉल्यूशन फिर से 3 तरह के हैं कि सॉल्यूट का क्या फिजिकल स्टेट है। सॉल्यूट अगर गैस है और वो गैस में घुल रहा है, गैस इन गैस, एग्जांपल है नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज एयर। दूसरा एग्जांपल है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है डिसॉल्व्ड, लिक्विड इन गैस इज योर, वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म CaCl3, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। ठीक है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है कैम्फर, डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन। ठीक है ना। फिर लिक्विड सॉल्यूशन आ गया तो फिर से गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इज योर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर या CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, फिर लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल को ETOH भी लिखते हैं, है ना। और सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है बहुत सारे, जिसमें ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। फिर गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रोजन एब्सॉर्ब्ड ओवर प्लेटिनम, जो भी। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है अलॉय, दैट इज कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, तो याद होनी चाहिए। बाकी तो आप अपनी समझ से बना सकते हो कौन सा क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को अपने बोला था सॉल्यूट, एक को सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बी से बोला था तो सॉल्यूट, और ए हो गया हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट की 3 डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन लार्जर अमाउंट बाय लेसर अमाउंट बाय मास, दूसरी इट डज नॉट डिसाइड फिजिकल स्टेट, तीसरी अपने बोला था क्या, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। सॉल्वेंट के लिए 3 बातें, ग्रेटर अमाउंट बाय मास, डिसाइड फिजिकल स्टेट, और तीसरी चीज थी इसकी हिट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। ये सॉल्यूशन के और फर्दर टाइप देखे थे ऑन द बेसिस कि कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। कम सॉल्यूट घुला हुआ है रिलेटिवली तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, ज्यादा सॉल्यूट घुला हुआ है तो उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का एक और क्लासिफिकेशन अपने देखा था कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कितना सॉल्यूट उसमें घुला हुआ है। जितना घुल सकता है मैक्सिमम उतना घुल गया तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ना ज्यादा घुल गया तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। गिवन टेम्परेचर को कम घुला पड़ा है तो अनसैचुरेटेड। ये क्लासिफिकेशन अपने पढ़ा था और ये एग्जांपल अपने पढ़े थे। उसके बाद अपने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स का रिवीजन देखने हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, उसको मैंने आज एक बार नए तरीके से बताया। क्या नया तरीका? टेम्परेचर डिपेंडेंट अलग कर लिए, टेम्परेचर जिसपे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं वो, और जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। टेम्परेचर पे जो डिपेंड कर रहे होंगे उसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा होगा, है ना। जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा, इट इज मास, मास वाला टर्म आएगा इसमें, ना, मास वाला टर्म आएगा। ठीक है, इसमें मास का टर्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम आएगा ही आएगा, तो मोल्स में आ रहा है तो मास तो आएगा, बट इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, मास तो आएगा। मास फिर बचा क्या, वॉल्यूम नहीं आएगा तो मास तो आना ही है, मास तो आएगा ही आएगा, मतलब ये बात है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन से देखे थे? कैपिटल M मोलैरिटी, ठीक है, और कौन से नॉर्मेलिटी, और कौन कौन से देखे थे? परसेंटेज वाला वेट बाय वॉल्यूम, जैसे स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। पीपीएम में भी एक तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो W/V वाला, तो पीपीएम में भी W/V वाला, और एक और परसेंटेज में एक और कौन सा परसेंटेज V/V वाला, तो यहाँ पे भी पीपीएम में भी V/V वाला। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए तुम्हारे टेम्परेचर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन कौन से? मोलालिटी, M, मोल फ्रैक्शन, एक और कौन सा? परसेंटेज, वेट बाय मास, वेरी गुड। और पीपीएम में भी कौन सा वाला? पीपीएम में भी
हाँ मास बाय मास वाला मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 इधर की तरह 10 की पावर 6 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी तुम्हारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक ही ग्रुप में मोलैरिटी से नॉर्मलिटी बना रहा हो, नॉर्मलिटी से मोलैरिटी बना रहा हो, उसे बोला जाता है क्या इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। और अगर इधर भी एक ही ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो तो बोला जाएगा इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे डेंसिटी लगेगी तो इसे बोला जाएगा इंटर ग्रुप कन्वर्जन। इंटर ग्रुप कन्वर्जन इतना क्लियर है, इतना पढ़ा था मैंने, जल्दी से सब रिवाइज करा दिया। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। अब अपन अपने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में जाने से पहले पर 2-3 कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट ऑफ, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, इधर उधर कोई नहीं देखेगा, पानी का गिलास चाय का गिलास कोई नहीं पकड़ेगा, इधर से नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है ध्यान से सुनिए। तो सपोज कर लो आई एम हैविंग अ बीकर जिसमें मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की सपोज कर लो मोलैरिटी है m1, ठीक है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है v1 और इसके अंदर जो सॉल्यूट डाल रखा है, जो भी मान लो नमक डाल रखा है, इसके कितने मोल्स डाल रखे हैं मैंने n1 मोल्स, कितने मोल्स n1 मोल्स सॉल्यूट के घुले हुए, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है ना। अब इसमें मैंने क्या करा, पानी डाल दिया। उसे सॉल्वेंट को डालने को क्या बोला जाता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की प्रक्रिया क्या है, इसमें जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन का, जो भी सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट पानी है, तो अगर मैं सॉल्वेंट को मिक्स कर रहा हूँ तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन। जैसे ही मैंने सॉल्वेंट को मिक्स करा तो इस बीकर में अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्वेंट मिक्स कर दिया। तो अब इसकी वॉल्यूम क्या हो गया, इस वाले बीकर में मैंने कुछ पानी डाइल्यूशन करा तो इसका वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया। इसकी मोलैरिटी भी चेंज हो गई, M2 हो गई। मोलैरिटी, नई मोलैरिटी क्या हो गई, M2 हो गई। क्या अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे क्या, मैंने अगर इसके अंदर 100 मोल्स अगर या 2 मोल्स NaCl के डाले थे, तो पानी डालने के दौरान मैं तो सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ, सॉल्यूट थोड़ी ऐड कर रहा हूँ। सॉल्यूट का जो नंबर है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि टूट जाएगा या नए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ऐसा होगा क्या ये बताओ। मैंने मान लो यहाँ पे 100 पार्टिकल NaCl के डाल रखे थे, तो पानी डाल रहा हूँ तो NaCl थोड़ी डाला, NaCl का नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा, NaCl के तो जितने मोल्स थे उतने ही रहेंगे ना। तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी इस प्रोसेस के दौरान, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इधर जितने थे उधर उतने ही रहेंगे ना। फॉर्मूले से भी प्रूफ कर देता हूँ। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज बड़ा वाला एक्सपांडेड वाला मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। 1000 का फैक्टर है तो ml में। क्या जब मैंने पानी डाला तो मैंने 10 ग्राम मान लो इस वाले बीकर में NaCl डाल रखा था, तो क्या 10 ग्राम NaCl डाल रखा था तो पानी डालने से वो 12 ग्राम हो जाएगा, नमक क्या जितना डाल रखा है, पानी डाल लो नमक थोड़ी डाल रहा हो, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं होगा। NaCl का मोलर मास होता है 58.5, तो क्या वो चेंज होगा पानी डालने से, मोलर मास थोड़ी चेंज होगा, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। पानी डालने से क्या ये मैथमेटिकल नंबर 1000 हो जाएगा, नहीं ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तीनों नंबर क्या है, ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो कौन सी चीज वेरी कर रही है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, सबको मिला के एक कांस्टेंट के बोल दो आप, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो गई, K/V है ना, K/V, या नंबर हटा भी सकते हो तो लीटर में बोल सकते हो, ठीक है। ये 1000 हटा दो, यहाँ 1 भी रहने दो तो 1 भी नंबर है अगर लीटर में रखना है तो, राइट। अब ये कांस्टेंट K है, तो अब क्या है, ये V को उधर भेज दो, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहता है डाइल्यूशन के दौरान। प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी इन वॉल्यूम आपको क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ही तो देगा, क्या चीज बच रही है, ये वाला फॉर्मूला लिख के देखो। चलो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला, सिंपल वाला फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास, मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, इसको उधर भेज दोगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ, पानी पीने का मना करा है अभी, पानी मत पियो, इधर कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे सॉल्यूट के। तो MV हमेशा कांस्टेंट रहेगा डाइल्यूशन के दौरान। तो मैंने ऐसे भी समझा दिया, क्योंकि अगर पानी डाल दो तो नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज होंगे, जितने आपने डाल रखे हैं 2 मोल अगर ग्लूकोज डाल रखा है तो इधर भी पानी डालने के बाद भी उसके अंदर 2 मोल ही रहेंगे ग्लूकोज के, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ से समझ में आया कि M/V इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हमेशा ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 इज इक्वल टू M3V3, कुछ भी लिखा जा सकता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो ये बन जाती है, इसे बोला जाता है मोलारिटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं, मोलारिटी इक्वेशन। समझ में आई बात क्या सबको, दिस इज कॉल्ड एज मोलारिटी इक्वेशन।
कॉन्सेप्ट ऑफ डायल्यूशन समझ में आया? क्या चीज चेंज नहीं होती है? नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। तो दूसरे तरीके से प्रूव कर देता हूँ। अच्छा, इस बीकर में मान लो जितने मोल्स थे वो इनिशियल मोल बोल दिए, इस बीकर में सॉल्यूट के जितने मोल्स थे उसको फाइनल मोल्स बोल दिए। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स आप बोल सकते हो, डाइल्यूशन के दौरान जो इनिशियल मोल्स जितने हैं उतने ही फाइनल मोल्स रहेंगे। समझ में आ रही है क्या बात? इस तरह से दूसरे तरीके से प्रूव कर रहा हूँ मैं, इनिशियल मोल्स फाइनल मोल्स के बराबर रहेंगे। किसके? सॉल्यूट की बात हो रही है, NaCl मान लो अगर मैंने डाला है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी से। पहले वाले बीकर की मोलैरिटी m1 थी, तो उसकी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होएगा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स n1 डाले थे मैंने और उसकी वॉल्यूम v1 थी लीटर में। V1 तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पहले वाले कंटेनर का? m1 v1। M1 तो V1 इनिशियल मोल्स कैसे निकालोगे आप? m1 v1 से। इनिशियल मोल्स कितने थे वाले कंटेनर में? m1 v1। जो साइड वाला कंटेनर था, राइट हैंड साइड वाला, उसमें फाइनल वॉल्यूम निकालना, फाइनल मोल्स निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? उसकी मोलैरिटी थी m2 मानी थी, वो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसके? N2 N2 अपॉन, हाँ N2, और वॉल्यूम क्या था उसका? V2। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना होगा? M2 V2 के बराबर हो जाएगा। और दोनों बराबर हैं, N1 और N2 बराबर हैं, इस वजह से ये M1 और M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 होगा। इधर से भी मैंने प्रूफ कर दिया कि जो शुरुआत में इनिशियली जो मोल थे डाइल्यूशन से पहले और फाइनली जो मोल्स हैं वो भी बराबर होंगे। M1 V1 का प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल ही देता है। तो नंबर ऑफ मोल पहले जो थे, नंबर ऑफ मोल बाद में जो हैं वो बराबर रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन के दौरान मोल्स चेंज नहीं होते। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ड्यूरिंग द डाइल्यूशन फिनोमिना कौन सी चीज चेंज नहीं होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 2 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? Yes हाँ, तो अगर बोलते हैं डाइल्यूशन के दौरान मोल चेंज नहीं होते तो दूसरा सवाल ये, पहला स्टेटमेंट दे दिया नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज ट्रू। फिर बोल देंगे अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स तो तभी कांस्टेंट, ये तो चीज तो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, मोलर मास किसी भी चीज का, तो वो तो कांस्टेंट ही है NaCl का। तो मास ऑफ द सॉल्यूट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया। तीसरा स्टेटमेंट दे देंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन तो सेम नहीं रहने वाला है। अगर तुमने पानी डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, तो इसका कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा? बदल ही जाएगा। तुमने देखा ही था M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगी? मोलैरिटी तो क्या होना है? कम होना ही होना है। अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो क्या होगी? मोलैरिटी तो कम हो जाएगी। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है ना, आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर डाइल्यूशन करो तो क्या क्या चीजें सेम रहेंगी, क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। ये अगर पूछता है तो आपको ये बता देना। चौथा बोल देंगे कुछ भी मतलब लेके पूछ सकते हो कि वॉल्यूम बदल रहा है, और उसके बाद और भी कोई चीज से रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। चलो,
तो एक इक्वेशन ये बन गई m1v1 इज इक्वल टू m2v2। सेम तुम इसको है ना नॉर्मेलिटी से भी प्रूव कर सकते हो। एक कंटेनर है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी n1 है, जिसका वॉल्यूम v1 है ना, जिसका वॉल्यूम v1 है, और इसके अंदर n1 मोल्स है सॉल्यूट के। पानी डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया। डाइल्यूशन मतलब क्या, पानी डालना है या सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट है वो डाल देना। तब इसका वॉल्यूम बढ़ के हो गया v2, इसकी नॉर्मेलिटी हो गई। नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी वॉल्यूम के साथ, क्यों? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास की जगह क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट मास, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आते हैं। ध्यान से देखो इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैंने 1000 का फैक्टर नहीं लिखा है तो वॉल्यूम लीटर में लिख दी। यहाँ पे भी देखो, अगर पानी डाला जा रहा है, जब डाइल्यूशन का फिनोमिना हो रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जितना भी डाला हुआ है, मान लो मैंने 10 ग्राम नमक डाला हुआ है, 10 ग्राम छोड़ो, या मैंने इसके अंदर 117 ग्राम NaCl डाल रखा है, तो 117 ग्राम NaCl डाल रखा है, तो पानी डालने से 120 ग्राम थोड़ी हो जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, तो ये चीज भी कांस्टेंट है ना, ये चीज भी कांस्टेंट है। 1 तो एक नंबर है, ये भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, n इज ऑल्सो, ये सारे को कांस्टेंट बोल दो, k और डिवाइडेड बाय v, है ना। तो ये कांस्टेंट है, तो v को उधर भेज दो, तो nv इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है क्या, तो नॉर्मेलिटी का फिर से सिंपल वाला फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम क्या देता है तुम्हारे को, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। जैसे प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स देता है, वैसे प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम क्या देता है तुम्हारे को, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेंज नहीं हो रही है, यहीं से देख लो क्या चीज चेंज नहीं हो रही, 1 तो नंबर है, छोड़ो उसको, ये दोनों चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। और मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, सॉरी मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आपको क्या देता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये चीज चेंज नहीं हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये चीज कांस्टेंट रह रही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है नॉर्मेलिटी के, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन फिनोमिना, अगर नॉर्मेलिटी में सॉल्यूशन दे रखा है, कंसंट्रेशन बता रखा है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम बढ़ाने से नॉर्मेलिटी तो कम होगी, पर क्या चीज सेम रहेगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम रहने वाले हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ से एक और इक्वेशन क्या बनी, प्रोडक्ट ऑफ NV कांस्टेंट रहता है, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसे क्या बोला जाएगा, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी इक्वेशन। समझ में आ रही है बात क्या सबको? यस इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनिशियली जो थे ये वाले बीकर में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइनली जितने हैं वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो कैसे लिखोगे, स्पीकर का प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम N1V1। इसका कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइनल का, इसका कंसंट्रेशन था N2 नॉर्मल और वॉल्यूम थी V2 तो इसके इक्विवेलेंट कैसे आएंगे, N2V2। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से आप इसको सोच सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, तो तुमने देख लिया कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, समझ लिया। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन समझने के बाद अब अपन एक और चीज देखने वाले हैं। मोलारिटी इक्वेशन क्या थी अभी देखी तुमने, M1V1 है ना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दिस इज कॉल्ड एज मोलारिटी इक्वेशन। मोलारिटी इक्वेशन व्हेन रिएक्शन इज गिवन, जब रिएक्शन दे रखी हो तब मोलारिटी इक्वेशन क्या होती है, व्हेन रिएक्शन इज गिवन। सब जाता हूँ, ध्यान से देखना है, कंसंट्रेट करना। एक रिएक्शन दे रखी है, एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे NaOH है, NaOH रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से। किससे, H2SO4 से। तो ये बेस है, ये एसिड है। एसिड और बेस और एसिड की रिएक्शन होगी, बेस और एसिड की रिएक्शन होगी, तो क्या बनने वाला है, यहाँ से Na पॉजिटिव आएगा और यहाँ से सल्फेट आएगा। तो Na पॉजिटिव मतलब Na पॉजिटिव ये, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, क्या बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और OH इधर से बचेगा नेगेटिव, और H पॉजिटिव यहाँ से जो आएगा उससे क्या बन जाएगा, वाटर H2O। इसको बैलेंस करेंगे, 2 सोडियम है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, राइट। अब बैलेंस हो गई क्या, अभी भी बैलेंस नहीं हुई है, चेक करेंगे कैसे बैलेंस नहीं हुई। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, और हाइड्रोजन RHS में कितने, 2 हाइड्रोजन तो ये रहे, और 2 हाइड्रोजन ये रहे, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन लिख रखे हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन चेक करो, तो 2 ऑक्सीजन ये रही और 4 ऑक्सीजन ये रही, 6 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन ये रही और 2 ऑक्सीजन ये रही, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्लियर है क्या ये बात सबको? वीडियो बंद मत करना, मैं डायरेक्ट बाहर कर दूंगा, अभी मजाक के मूड में नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, देख लो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सारी चीजें बैलेंस है। एक चीज ये बैलेंस इक्वेशन से क्या पता चल रही है, इसका कोफिशिएंट क्या है, NaOH का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है H2SO4 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, है ना।
तो अब यहाँ ध्यान से देखना, इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है आपको? बैलेंस इक्वेशन सजेस्ट दैट कि NaOH को 1 मोल H2SO4 अगर आपने लिया है, इसका 1 मोल लिया है, एक मॉलिक्यूल ऐसे समझ लो, 1 मॉलिक्यूल लिया है तो इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे उसको पूरी तरह से बैलेंस करने में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि एक H2SO4 का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो 2H पॉजिटिव रिलीज होते हैं, और एक NaOH टूटेगा तो एक ही OH नेगेटिव रिलीज होएगा। तो एक OH नेगेटिव तो एक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। पर जो दूसरा H पॉजिटिव इसने रिलीज करा है उसके लिए एक और OH नेगेटिव के लिए इसके पास एक और NaOH को टूटना पड़ेगा, और एक और NaOH को टूटना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, हर एक मॉलिक्यूल जब ये टूटेगा तो 2H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं, तो NaOH के अवेलेबल आपके कंटेनर में इससे डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या डबल नंबर ऑफ मोल होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी। अदरवाइज कुछ चीजें बच जाएंगी, है ना, और फिर वो बात अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी चीजें अगर आपको नहीं बचाना है, पूरी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराना है, तो इसके अगर 1 मोल ले रखा है तो इसके 2 मोल लेना पड़ेंगे। इसके 10 मोल 1:2 का रेशो है ना, इसके 10 मोल ले रखे हैं तो इसके 20 लेना पड़ेंगे। इसके 2 मोल ले रखे हैं H2SO4 के, तो बैलेंस इक्वेशन क्या बताती है, इसके डबल 4 मोल लेना पड़ेंगे। ये 3 ले रखा है तो ये 6 डालना पड़ेगा कंटेनर में, तब जाके रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। समझ में आ रही है बात सबको क्या? यस। तो इस बारी M1V1 = M2V2 नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि M1V1 तो क्या देता है तुम्हारे को, मैं समझाता हूँ। एक मान लो ये रिएक्शन करा रहे हो, ये तो बैलेंस इक्वेशन है, ये तो बैलेंस इक्वेशन है, पर आपने कौन सा लिया है, आपने कंटेनर में क्या लिया है, ये आप डिसाइड करोगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि NaOH के डबल कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेना है और इसका सिंगल, आपको इससे आधा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेना है। मैं समझाता हूँ। NaOH को पानी में घोल के आपने एक सॉल्यूशन ले रखा है, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड और बेस तभी एग्जिस्ट करते हैं जब पानी में डालते हैं, तभी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सॉल्यूशन ही होते हैं, एसिड और बेस बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन होते हैं पानी में घुले हुए। तो ध्यान से सुनो, अगर मैंने बोला इसका कंसंट्रेशन है 10 मोलर NaOH, 10 मोलर NaOH, समझ में आ रही है बात? 10 मोल NaOH इसका सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या है, इसमें 10 मोल्स NaOH हैं 1 लीटर पानी में। यही है मोलरिटी का मतलब, 10 मोल सॉल्यूट है NaOH 1 लीटर पानी में, ये इसका मतलब। H2SO4 का भी बीकर लिया आपने, H2SO4 उसका कंसंट्रेशन क्या दे रखा है, उसका कंसंट्रेशन है कि आपने जो H2SO4 लिया है उसका कंसंट्रेशन है 5 मोलर H2SO4, 5 मोलर H2SO4, 5 मोलर H2SO4 बाय डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, 5 मोल्स H2SO4 हैं, 5 मोल्स H2SO4 हैं 1 लीटर पानी में। भले आपके पास 1 लीटर पानी ना हो, पर आपको तो एक्सप्रेस 1 लीटर में ही करना होता है। मैंने मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट से बताया है ना, भले आपके मार्क्स 600 में से आ रहे हो, 550 को बताते 100 में से हो, ऐसे ही भले 250 ml सॉल्यूशन पर एक्सप्रेस ओपन 1 लीटर के हिसाब से ही करते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या रिएक्शन पूरी हो जाएगी? तो बैलेंस इक्वेशन क्या बताती है, एक 1:2 के रेशियो में लेना है आपको। तो इसको अगर 1 रेशियो ले रखा है, 5 ले रखा है, तो इसको 10 में लेना है। तो रिएक्शन कंप्लीट होगी क्या इन दोनों को मिक्स करोगे तो? यस, रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, आसानी से रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। बट क्या मोल्स दोनों के सेम है क्या, चेक करके बताएंगे। तो इसमें 5 मोल्स हैं और इसमें कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स हैं। तो मैं इस बार ऐसे नहीं लिख सकता, इसकी मोलरिटी कैसे लिखी जाएगी, M1V1 लिख रहा हूं, मतलब मोल्स इस कंटेनर में M1V1 जो भी मान लो, अब ये तो मैंने नंबर लेके बताया था, इसकी कंसंट्रेशन इसकी मोलरिटी मान लो M1 होती और इसका वॉल्यूम V1 होता है ना, तो M1V1 मतलब इसके अंदर जो NaOH के मोल है वो पता चल जाते। पर इस बार M2V2 के बराबर वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, यहीं से देख लिया तुमने, क्योंकि 1 मोल इसका ले रहे हो तो ये 2 मोल लेना पड़ रहा है। तो M1V1 तो मोल्स देता है और M2V2 भी इधर के मोल्स देगा, तो दोनों के मोल्स कभी भी बराबर नहीं होंगे यहाँ पर। तो फिर क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 10 मोल आ रहे हैं, 10 मोल आ रहे हैं, उधर तो 5 मोल ही आ रहे हैं, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। NaOH का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, उससे डिवाइड कर दिया, तो 10/2 करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 मोल जो आ रहा है कंसंट्रेशन H2SO4 का, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, उससे डिवाइड करोगे तो 5/1 5 ही रहेगा। अब जाके मोल्स आपके बराबर हो जाएंगे जब स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। तो इस बार मोलरिटी इक्वेशन ये अगर खाली ये लिख देते हो तो रिएक्शन के केस में बैलेंस इक्वेशन अगर दे रखी है तो ये इक्वल नहीं होगा। पर कब इक्वल हो जाएगा बोलो, जब आप उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये N1 यहाँ पे मोल्स नहीं है, यहाँ पे N1 का मतलब क्या है,
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी हो इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट रिएक्टेंट। पहले रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है n1, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो ये है m1v1, ठीक है। और फिर m2v2 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी हो, जैसे H2SO4 अगर सेकंड वाला रिएक्टेंट है तो यहाँ पे n2 की वैल्यू 1 हो गई, और अगर NaOH मेरा फर्स्ट वाला रिएक्टेंट है तो यहाँ पे n1, इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वेशन आपको बैलेंस इक्वेशन से पता चल जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो m1v1 by n1 is equal to m2v2 by n2. This is called as molarity equation when reactants are given in a reactions. दो reactants आपको दे रखे हो, उनको रिएक्ट करा रहे हो, उस टाइम पे मोलारिटी इक्वेशन इक्वल तब होगी। अब चेक कर लो आप, यहाँ से इसको भी चेक कर सकते हो, n1 आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, जब जाके इक्वल हो रही। समझ में आ रही है क्या बात? यस। चलो तो मैं हाथों हाथ एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसके। तो क्या कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ लिया आपने? बोलो। मोलारिटी इक्वेशन इन केस ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज दैट? m1v1 is equal to m2v2. Normality equation in case of dilution, n1v1 is equal to n1v1 equals to n2v2. मोलारिटी इक्वेशन इन केस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन अगर दे रखी है तो मोलारिटी इक्वेशन क्या होगी? ये दोनों कभी भी बराबर नहीं, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब दोनों 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हो, मतलब एक मोल, ये वाले में ट्रू होगा ये वाली इक्वेशन, NaOH हो प्लस HCl हो। तो अब यहाँ पे एक मोल को रिएक्ट करने के लिए एक मोल ही चाहिए, बैलेंस इक्वेशन ये बताती है। इससे क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। इस केस में ये ट्रू हो जाएगी, पर हर बार नहीं होगी क्योंकि अलग अलग स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, इसलिए तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट बनाया गया था, m1v1 अपॉन n1, और यहाँ पे क्या करोगे m2v2 अपॉन n2। तो रिएक्शन के केस में ये इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आई बात? इस पे एक क्वेश्चन तुम कर लोगे? यस। और ये वाली इक्वेशन प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होती है टाइट्रेशन में, इसी को देते हैं वो, है ना, KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड वाले में। इसमें सारी चीजें दे देंगे तुम्हारे को, और आपको एक चीज अननोन होगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इसी से ही करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखेंगे सब लोग स्क्रीन पे, इधर उधर मत मुड़ो, इधर उधर मत देखो। NaOH प्लस H2SO4। अब इसको है ना हमें बैलेंस करके भी नहीं देंगे, वो तुम्हारे को बोल देंगे कि H2SO4 इज अंडरगोइंग न्यूट्रलाइजेशन विद NaOH, है ना। बैलेंस इक्वेशन भी आपको अपने नॉलेज से लिखना है, वो जो स्टेटमेंट दे रखी है उससे। तो अभी मैंने लिख के बताई थी, इन दोनों को ये रिएक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? Na2SO4 प्लस H2O। इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी फिर तुमने देख लिया था, NaOH यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाटर भी 2 हो जाएगा, तब जाके बैलेंस होने वाला है, और H2SO4 तो 1 ही रहने वाला है। तो मैंने जो स्टेटमेंट इंग्लिश में दी थी उससे खुद से बैलेंस इक्वेशन लिखी। लिखने विखने का काम मत करो, यहाँ देख लो, बोल रहा हूँ सबको मैं अभी, है ना। स्क्रीन पे देख लो, इधर उधर ऊपर नीचे देखते हो मत, दिख जाओ मेरे। 2 NaOH 1 H2SO4 Na2SO4 प्लस 2 H2O। बैलेंस इक्वेशन आपने अपने नॉलेज से लिख ली। तो ये जो आया इसको मैं फर्स्ट रिएक्टेंट बोल देता हूँ, इसको सेकंड रिएक्टेंट, आपके ऊपर है जिसको जो मान रहे हो, है ना। फर्स्ट रिएक्टेंट इसको बोला है तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना आ गया? बोलो 2 हो गया। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 क्या हो गया? 1। हाँ, अब आपको दे दिया कि NaOH जो आपने लिया है, NaOH जो लिया है उसकी मोलैरिटी है मान लो 5 मोलर। 5 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है आपके पास, और आपके पास इसका वॉल्यूम है 250 ml। कितना ml है? 250 ml आपने स्पीकर में इसका ले रखा है, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि H2SO4 जो लिया है वो 100 ml लिया है आपने। कितना? 100 ml H2SO4 लिया है, 100 ml H2SO4 लिया है, तो उसकी क्या मोलैरिटी रखो सच दैट ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए। इसकी क्या मोलैरिटी, टाइट्रेशन में इसकी क्या मोलैरिटी रखी जाए ताकि ये पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आपको यही वाली इक्वेशन लगाना है। इसमें क्या क्या पता है आपको? फर्स्ट वाला रिएक्टेंट NaOH है तो उसकी मोलैरिटी मालूम है क्या? कितनी है? बोलो 5, है ना। इसका वॉल्यूम कितना है? 250 ml। वैसे ये लीटर में होना चाहिए, पर ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे? मैं बता देता हूँ एक बार करके। 250 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा? 1/1000, 1/1000, 1/1000, 0.25 या 1/1000 से डिवाइड करो। अब ये लीटर में आ गया, ठीक है ना। तो ये फैक्टर हमेशा कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से आप ml में भी रख सकते हो। अभी ये मैंने ये दोनों चीजें रख दी। इसका N1 क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? देख के बता। 2। आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ, दूसरे वाले रिएक्टेंट पे आ जाओ। M2 की वैल्यू निकालना है, x मान लो उसको। V2 की वैल्यू दे रखी है, उसकी कितनी है? 100 ml। 100 ml इधर स्क्रॉल करने दो, ध्यान से स्क्रीन पे रहेगा सबका ध्यान, है ना। यहाँ तो V2 की वैल्यू डालना है 100 ml। ml को फिर से लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/1000 से, तो 1/1000 देखो इधर भी है इधर भी है तो कैंसिल हो जाना है। तो चाहे तुम ml में भी वैल्यू डाल सकते हो, बट प्रिंसिपली लीटर में आती है। क्यों लीटर में आती है? क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर तुम डायरेक्ट m इंटू वी कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स देने वाला है, तो वॉल्यूम लीटर में ही होगी। नंबर ऑफ मिली मोल्स आएंगे तो वॉल्यूम ml में रख सकते हो। तो यहाँ पे m इंटू वी का प्रोडक्ट जो है लीटर में ही वॉल्यूम डालना होती है, पर वो दोनों तरफ होता है तो कैंसिल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, H2SO4 का इक्वेशन से 1 है, तो अब इस x की वैल्यू आपको निकालना है, 1/1000 1/1000 तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना होने वाला है 2 1 जा और ये 125 इंटू 5 ये कितना हो रहा है 625 और x इंटू 100x था ये, तो ये 100 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.25 मोलर। मतलब H2SO4 का कितना कंसंट्रेशन लोगे, अगर 100 ml आपने H2SO4 लिया है तो इसके इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन अगर लोगे तब जाके ये कंप्लीटली क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो पाएगा। समझ में आ रही है बात कह सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आगे भी अपन करने वाले हैं। तो अपनों ने कौन कौन से फॉर्मूले देख लिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला शुरू से बोलो, number of moles of solute upon volume of solution in liter, expand करो mass of solute upon molar mass of solute into 1 लिख रहा हूँ, अगर 1 लिख रहा है तो वॉल्यूम लीटर में ही आएगा, ठीक है। अगर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर 1000 का फैक्टर ले रहा हूँ तो वॉल्यूम का एमएल लिखोगे, एमएल में लिखोगे, वॉल्यूम इन एमएल, वॉल्यूम इन एमएल, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जल्दी से बोलो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। हाँ, फिर नंबर ऑफ मोल्स को फिर से एक्सपांड करो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलर सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। फिर एक और बार अगर 1000 का फैक्टर ले रहे हो तो क्या, सारे फॉर्मूले बार बार प्रैक्टिस ले कर रहा हूँ, आपको अच्छे से याद करना, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब ग्राम में लिखो, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन है, तो जो जिसका आ रहा है, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स ऊपर आएंगे, डिवाइडेड बाय बाइनरी सॉल्यूशन तो दो ही चीज है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, तो Na प्लस NB, XA निकालना है तो जो चीज जिसका मोल फ्रैक्शन निकालो उसके मोल्स ऊपर आएंगे, Na अपॉन नीचे बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही चीज हैं तो Na प्लस NB आने वाला है। ये मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले हो गए। परसेंटेज वाले फॉर्मूले बताओ जल्दी से, परसेंटेज वाले क्या क्या फॉर्मूले थे, बाय मास वाला, बाय मास का सिंबल क्या होता है, परसेंटेज, W/W को ये सिंबल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी मास लेना है पर सॉल्यूशन का मास, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, खाली इसको देख रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, मास फ्रैक्शन, इसे क्या बोला जाता है, आउट ऑफ 1, तो मास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम ऐसे भी दे देंगे, मास बाय वॉल्यूम को स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो बाय स्ट्रेंथ इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज W/V, है ना, W/V, तो ये सॉल्यूट का मास लेना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तीसरा क्या था, बाय वॉल्यूम, खाली ऐसे लिखेंगे बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला सॉल्यूट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम वाला, राइट, ठीक है। सारे परसेंटेज के फॉर्मूले हो गए। पीपीएम के फॉर्मूले अगर बनाना है तो 3 तरीके से बना सकते हो, W/W फॉर्मूला बनाओगे, W/W फॉर्मूला बनाओगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। इस फॉर्मेट में भी बता सकते हो, W/V मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे अब आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। तीसरा तरीका क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी बता सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। अगर ये PP आ जाता है तो 10 की पावर 9 आ जाएगा, PPT आ जाता है पार्ट्स पर 1000 तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, है ना। फिर आज कौन कौन से फॉर्मूले देखे, आज फॉर्मूला देखा आपने कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में, मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 is equal to M2V2, नॉर्मलिटी इक्वेशन इन केस ऑफ डाइल्यूशन N1V1 is equal to N2V2। डाइल्यूशन के दौरान यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सेम रह रहे हैं, मोल्स सेम रहते हैं, और इस इक्वेशन क्या बताती है, ये नंबर ऑफ मोल्स ही दे रही है, इनिशियल मोल फाइनल मोल, इनिशियल मोल फाइनल, सॉरी इनिशियल इक्विवेलेंट फाइनल इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी इक्वेशन में क्या सेम रहता है, इक्विवेलेंट सेम रहता है, इक्विवेलेंट सेम रहता है, ठीक है। तो रिएक्शन के टर्म्स में दे रखी है तो मोलैरिटी इक्वेशन फिर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 नहीं होती है, फिर क्या है, इक्वल बनाने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। ये N1 मोल नहीं है, बार बार याद दिला रहा हूँ, है ना, N1 इज नॉट मोल, इट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कितना समझ में आ गया। Yes, sir. अगला कॉन्सेप्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। आपने एक सॉल्यूशन लिया कंटेनर में, दूसरा सॉल्यूशन लिया दूसरे कंटेनर में, उन दोनों को मिक्स कर दिया,
तो फिर जो मिक्स करके एक कंटेनर में डाला उसका कंसेंट्रेशन क्या आएगा, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग। तो अब मिक्सिंग जो कर रहे हो दो चीजों की, वो ऐसा हो सकता है वो मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग हो, मतलब एक बीकर में जो कंपोनेंट है दूसरे बीकर में जो कंपोनेंट है दोनों को मिक्स कर रहे हो तो वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है नॉन रिएक्टिंग। और अगर उन दोनों को मिक्स करा, एक बीकर में जो कंटेंट है दूसरे बीकर में जो कंटेंट है उसमें चीजें रिएक्ट करने लग गई, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाएगा, रिएक्टिंग मिक्सचर। समझ में आ रही है बात क्या? तो नॉन रिएक्टिंग का कॉन्सेप्ट, रिएक्टिंग का कॉन्सेप्ट अलग अलग चलाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग इन केस ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, नॉन रिएक्टिंग वाला पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान से देखना सब लोग स्क्रीन पे। ये एक बर्तन में मेरे पास एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, पानी लिया और नमक घोल दिया, तो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, बोलो एक्वस NaCl। एक्वस NaCl बन गया। नमक डाल दिया पानी में, तो अब नमक डाला पानी में तो उसकी कुछ मोलैरिटी होगी से M1, इसका कुछ वॉल्यूम होगा से V1, इसका वॉल्यूम है V1, और इसके अंदर जितने मैंने NaCl के मोल्स डाले सपोज कर लो N1, कितने NaCl के मोल्स डाले वो क्या हो गए N1। दूसरा कंटेनर है उसके अंदर, इधर देखेंगे सब लोग, दूसरा कंटेनर में आपने ले लिया सपोज कर लो एक्वस KCl, पानी लिया उसमें KCl सॉल्ट डाल दिया, तो एक्वस KCl का सॉल्यूशन बन गया। अब इस KCl की मोलैरिटी सपोज कर लो M2 है सॉल्यूशन की, इसके वॉल्यूम में V2 है इस सॉल्यूशन का, और इसमें जो KCl के मोल डाल रखे हैं वो N2 मोल्स है। इतना समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. अब देखो NaCl जैसे पानी में जाएगा तो पानी विलन होता है, अलग कर देता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, अलग कर देता है खींच के, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग पड़े हुए होंगे, आयनिक कंपाउंड तो पानी में टूटे जाते हैं। और एक्वस KCl को पानी ने अलग अलग कर दिया होगा, K पॉजिटिव अलग हो गया होगा और Cl नेगेटिव आयंस अलग अलग होंगे। अब दोनों को एक बड़े से कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं। मिक्सिंग का मतलब तो यही है ना, एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 1, दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 2, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद बड़े से कंटेनर में जो ये आ जाएंगे, अभी ये अपने आप में कैसा सॉल्यूशन था, इसमें NaCl था और वाटर था, तो कैसा सॉल्यूशन हुआ, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ पे KCl और पानी, ये अपने आप में कैसा सॉल्यूशन था, ये भी बाइनरी था, ये भी बाइनरी था। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो पानी इसमें भी है पानी इसमें भी है, तो कॉमन है, पानी तो आ ही गया। और क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इधर से NaCl आएगा व्हाइट वाले बीकर में से, रेड वाले बीकर में से क्या आएगा, KCl आएगा। तो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे सॉल्यूशन में, आप एक तो सॉल्वेंट हो जाएगा H2O और दो सॉल्यूट हो जाएंगे, तो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, ये कैसा सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन। तो अब इसका इस मिक्सचर का आपको क्या बताना है, इस मिक्सचर की मोलैरिटी बताना है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ये निकाल के लाना है आपको, ठीक है ना। ये निकालना है तो कैसे निकालो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा बच्चों, मान लो इस कंटेनर में V1 वॉल्यूम था और इसमें V2 वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। समझ में आ रही है क्या बात सबको? इसका V1 वॉल्यूम था मान लो 100 ml, इसका 500 ml, तो 100 प्लस 500 600 ml, V1 प्लस V2, ये वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो ये जो प्रोसेस तुम कर रहे हो, कौन सी प्रोसेस कर रहे हो, इन दोनों को एक ही कंटेनर में डालने की, कौन सी प्रोसेस है, दैट इज मिक्सिंग। इस मिक्सिंग के दौरान क्या चीज सेम रह रही है बताओ, Number of moles. Total number of moles. टोटल नंबर ऑफ मोल्स सेम रह रहे हैं। मतलब N1 मोल्स अगर NaCl के पड़े, N2 मोल्स अगर KCl के पड़े, तो इन दोनों को मिला दूंगा तब भी NaCl के मोल्स तो N1 ही रहेंगे ना कंटेनर में, और KCl के मोल N2 ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर रिएक्ट कर जाते तो इनके मोल्स खत्म हो जाते, एक दूसरे से रिएक्ट करके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते, कंज्यूम हो जाते। पर ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो रिएक्ट क्यों करेंगे आप ही बताओ ना। देखो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव तो पास पास आ नहीं सकते, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव पास पास आ नहीं सकते, एक ही चार्ज है। अब K पॉजिटिव इस वाले के Cl के साथ जाएगा तो वापस से KCl ही तो बना, क्या बना, K पॉजिटिव और Cl है, इधर भी KCl ही था इधर भी KCl है। इस वाले का Na पॉजिटिव होगा, इस वाले Cl नेगेटिव के साथ भी ज्यादा, तो अभी भी क्या है NaCl ही तो है, तो ये दोनों क्या है, रिएक्ट नहीं करने वाले मिक्सचर हैं, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसके मोल्स जितने थे अकेले बीकर में, तो मिलने के बाद भी वो कंज्यूम नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, रिएक्ट नहीं होगा, तो उसके मोल्स तो N1 ही रहने वाले। और KCl भी इस कंटेनर में डाल दिया भले से, पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स तो जितने थे इसमें अकेले में, इतने ही मिक्सचर के अंदर भी उतने ही मोल्स होने वाले होंगे। तो समझ में आ रही है बात क्या सबको? तो इनिशियल मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर मिक्सिंग, सॉरी, इनिशियल मोल्स बिफोर मिक्सिंग कितने थे, बोलो, N1 प्लस N2 है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग भी क्या होंगे बच्चों, टोटल मोल्स जो इस कंटेनर में, तो उसको NT बोल दिया मैंने, चलो है ना, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने बड़े वाले कंटेनर में जो है वो NT, तो वो NT किसके बराबर होगा, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, तो टोटल मोल्स जो इस कंटेनर में पड़े हुए किसके बराबर होंगे, N1 मोल्स जो NaCl से आए
और N2 मोल्स जो कहाँ से आए, KCl वाले, क्योंकि मैंने बता दिया क्योंकि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो मोल्स खर्च नहीं हो रहे हैं। तो टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2। अब नंबर ऑफ मोल्स N1 मोलैरिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, पहले वाले बीकर पे जाओ। मैं N1 को कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले बीकर में मोलैरिटी अगर मैं लगाऊं, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊं, तो इसकी मोलैरिटी कैसी लिखी जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स जो कि N1 है सॉल्यूट के, इसका वॉल्यूम कितना है इस कंटेनर का, V1। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो M1V1। तो N1 की वैल्यू क्या हो गई, N1 की वैल्यू हो गई M1V1। ऐसे ही N2 की वैल्यू निकालने सेकंड वाले कंटेनर में जाओगे तो उसकी मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम M2V2 के बराबर हो जाएगा। टोटल मोल्स आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे टोटल मोल्स, तो रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी को M मिक्सचर बोला था, तो M मिक्सचर निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा, टोटल मोल्स NT जो भी इसमें मोल्स हैं सॉल्यूट के दोनों मिला के अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आएगा। तो टोटल मोल्स यहाँ से कैसे लिख सकते हो, इस वाले कंटेनर से M मिक्सचर V मिक्सचर। समझ में आ रही है बात, NT की जगह क्या लिख सकते हो, M मिक्सचर V मिक्सचर, M मिक्सचर और V मिक्सचर। और V मिक्सचर तो क्या है आपको मालूम है बच्चों, V1 प्लस V2। V मिक्सचर क्या है यहाँ से, V1 प्लस V2 दोनों का एडिशन, V1 प्लस V2। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालना है अगर तुम्हारे को, तो क्या हो जाएगा, M1V1 चल रहा है इधर, M2V2 चल रहा है, तो वॉल्यूम जो V1 प्लस V2 ये वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर क्या आ जाएगी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, है ना, V1 प्लस V2। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी आ जाएगी। समझ में आ गई बात क्या सबको? यस। ठीक है, अब ये जो, अब इसको मैं एक वैल्यू देके समझाता हूँ, ये क्वेश्चन को न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, ध्यान से समझ। एक कंटेनर में मेरे पास 2 मोल NaCl, उसका 100 ml था। कितना सॉल्यूशन है, 100 ml भर रखा है मैंने 2m NaCl का। दूसरे वाले कंटेनर में मेरे पास KCl का सॉल्यूशन था, 4 मोलर KCl था इसका कंसंट्रेशन, और कितना वॉल्यूम लिया इसका मैंने, 200 ml। कितना लिया, 200 ml। अब इन दोनों को मिक्स करके एक कंटेनर में, बड़े कंटेनर में डाल दिया, ताकि सबके सब एक ही कंटेनर में पड़े हुए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बना है उसकी मोलैरिटी बताना है। फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से बोलो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो M1 इसकी मोलैरिटी कितनी है, बोलो 2, है ना। इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml। वैसे लीटर में लिखना चाहिए, पर मैंने आपको बताया 1/1000, 1/1000 क्या हो जाएगा, नीचे भी, ऊपर भी 1/1000 है, नीचे भी 1/1000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो वॉल्यूम ml में डाल रहे हो, तो यहाँ पे भी 1/1000 आएगा और यहाँ पे भी कॉमन लेके 1/1000 आएगा, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वैसे तो लीटर में डालना चाहिए, बट क्योंकि दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे तो ml में भी रख सकते हो आप। चलो, तो 2 × 100 ये M1V1 हो गया। अब बोलो M2V2 क्या होगा, 4 × 200 V1 प्लस V2, 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, राइट। 200 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 1000। 1000 बाय 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10/3 मतलब 3.33। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर क्या आ गई, 3.33 मोलर या मोल पर लीटर, 3.33 मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर आ गई। अब आपको एक और चीज पूछी है, इसमें NaCl भी है, इसमें KCl भी है। अब ऐसे पूछा है, इस मिक्सचर में NaCl की मोलैरिटी बता दो, खाली बोल रहे हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू NaCl। खाली मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बोले तो आपको दोनों को अकाउंट में लेना है, पर आप वो स्पेसिफाई कर रहे हैं क्या, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बताओ किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू NaCl। तो वो कैसे बताओगे, विद रिस्पेक्ट टू NaCl कैसे बताओगे बच्चों? मोलैरिटी का तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स। अब इस बार क्या लोगे, वो बोल रहे हैं खाली NaCl को एज अ सॉल्यूट यूज करो, वॉल्यूम टोटल लेना है, वॉल्यूम टोटल लेना पड़ेगा। तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू NaCl। तो मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं मिक्सचर में, वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना है, वो उससे डिवाइड करोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl तो यहाँ से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो मिक्सिंग के दौरान चेंज नहीं होते हैं। वो कैसे आएगा, M1V1 से मोल्स ऑफ NaCl आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो क्या है V1 प्लस V2। तो इसकी मोलैरिटी कितनी है, मोल्स कितने हैं, तो यहाँ से निकाल लोगे, इसकी मोलैरिटी 2 × वॉल्यूम 100, 2 × 100 ये मेरी मोल्स आएंगे, है ना। टोटल वॉल्यूम कितनी है, 300। तो आंसर कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 300, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2/3 मतलब 0.67।
तो NaCl के रिस्पेक्ट में इस मिक्सचर की मोलारिटी कितनी हो गई 0.67। जब ये अकेला NaCl था तब कितनी मोलारिटी थी इसकी बोलो 2 मोलर थी, पर NaCl की मोलारिटी इस मिक्सचर में कितनी हो गई 0.67। वो तो कम हो ही जाना थी, क्यों? क्योंकि मिक्सचर में जब मिलाया तो पानी और ज्यादा आ गया, पानी और ज्यादा आ गया तो इसकी मोलारिटी तो क्या हो जाना थी, घट जाना थी। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसकी मोलारिटी घट जाना थी। ऐसे ही आप पूछ रहे हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू KCl, बता पाओगे? मोलारिटी ऑफ मिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू KCl, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर विद रिस्पेक्ट टू KCl में क्या आएगा, मोल्स ऑफ KCl, वेरी गुड, मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। टोटल वॉल्यूम तो कितना है 200 प्लस 100 300। मोल्स ऑफ KCl कैसे निकालोगे, M2V2, M2 की वैल्यू है 4 दे रखी है और V2 की वैल्यू 200 दे रखी है ना, अपॉन 300। तो 800 अपॉन 300, 800 अपॉन 300, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 8/3 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2.67, 2.67 हो जाएगा। 2.67 KCl के रिस्पेक्ट में मोलैरिटी हो गई, NaCl के रिस्पेक्ट में कितनी थी 0.67। दोनों को जोड़ोगे तो 3.33 आ जाएगी, दोनों को जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी 3.33 आना है। दोनों को जोड़ के देख लो 2.67 0.67 तो 3.33 आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन समझ आया सबको क्या? Yes, sir. है ना। तो अब आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूले हो गए आज जो सीखे। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मोलैरिटी इक्वेशन इन केस ऑफ डाइल्यूशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन इन केस ऑफ डाइल्यूशन, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, मोलैरिटी इक्वेशन इन केस ऑफ रिएक्शन, M1V1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, जो भी रिएक्टेंट है पहला वाला, M2V2 अपॉन N2, है ना। प्रैक्टिकल में जो 12th में बच्चे हैं ना वो ध्यान रखना, यहाँ पे फिर वो जब तुम टाइट्रेशन करते हो ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4, उसमें भी यही इक्वेशन लगती है ना। इसमें क्या कर देंगे, तुम्हारे को बैलेंस इक्वेशन खुद से बनाना पड़ती है, वही डिफिकल्ट होती है ऑक्सैलिक एसिड, तो उससे वहाँ पे कोफिशिएंट्स आते हैं और एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता होती है, वॉल्यूम पता होता है, दूसरे का भी वॉल्यूम पता होता है, बस उसका कंसंट्रेशन अननोन होती है, उसी को तो टाइट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन निकालने। तो इस फॉर्मूले से फिर दूसरे वाले अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकाल लेते हो, जो यूज होता है वो ब्यूरेट में, जैसे जैसे ब्यूरेट का लेवल गिरता है वो वॉल्यूम यूज हो जाता है। इस तरह से इस इक्वेशन को प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए याद रखना प्रैक्टिकल के लिंक है, वहां पे ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करवाते टीचर, है। मैंने आपको बताया M1V1 अपॉन N1, M2V2 अपॉन N2, राइट। अब क्या पढ़ना है अपनों को, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, घर में खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा मम्मी चम्मच में लेके उसको क्या है थोड़ा सा सैंपल लेती हैं और उसको टेस्ट कर लेते हैं, हाँ सब चीजें ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर में सॉल्यूशन है, उसमें से आपने छोटे कंटेनर में सॉल्यूशन को निकालना है। क्या क्या चीजें बदलेंगी, क्या क्या चीजें नहीं बदलेंगी, ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था। मान लो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है, इसका वॉल्यूम है V1 और उसके अंदर सॉल्यूट जो पड़े हुए हैं वो N1 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं, N1 मोल्स हैं। तो जब आप इसमें से थोड़ा सा छोटा सा सैंपल इस कंटेनर में भर लोगे, छोटे कंटेनर में, तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। अब मान लो इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन था, आपने 100 ml लिया, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम तो क्या हो जाना है, कम अमाउंट में ले रहे हो तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही गया ना, वो तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। वॉल्यूम तो कम अमाउंट में ले रहे हो तो चेंज हो जाएगा। मोलैरिटी चेंज होगी क्या, M2 जो है वो किसके M1 के बराबर होगी या नहीं होगी, बोलो। होगी, बराबर ही होगी, क्योंकि मोलैरिटी इज इंट्रिंसिक क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है। बहुत बार मैंने वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में भी समझाया कि जो भी क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट जो भी पर यूनिट करके आती हैं, वो वाली सारी चीजें क्या होती हैं, इंट्रिंसिक। छोटा सा अमाउंट लो, ज्यादा अमाउंट लो, उनकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है ना। एक मटके में पानी भरा हुआ है, उस मटके में पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको तुमने नल से एक गिलास में भर लिया तो उस पानी का भी टेम्परेचर, अमाउंट तो कम लिया ना तुमने पानी का, फिर भी उसका टेम्परेचर 25 ही आता है। तो टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इंट्रिंसिक है। तो वैसे ही मोलैरिटी जितने भी पर यूनिट वॉल्यूम वाली क्वांटिटी है वो सारी क्या होती है, इंट्रिंसिक होती है। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए भी मैंने समझा रखा है और अभी समझाने भी वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट में। तो मोलैरिटी जो लोगे उसकी वो तो सेम रहने वाली है, किससे, M2 इज इक्वल टू M1 के बराबर हो। नंबर ऑफ मोल्स का बताओ तुम, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे N1 थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N2 N1 के बराबर होंगे क्या, तो आंसर है कदापि नहीं, कभी भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो मोल्स ही तो कम हुए हैं और वॉल्यूम भी कम हुआ है, इस रेशो में कम हुआ है कि प्रोडक्ट M के बराबर ही रहेगा। देखो तुमने वॉल्यूम कम लिया है सैंपल का, तो वॉल्यूम तो कम हुआ ही है, पर नंबर ऑफ मोल्स भी उसमें उसके साथ कम आए, तब जाके तो क्या हुआ, ये जितने से गिरा था वॉल्यूम भी उतने प्रोपोर्शन से गिरा, सच दैट द रेशो ऑलवेज रिमेन्स M के बराबर। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे को,
सपोज कर लो 1 लीटर पानी है तुम्हारे पास, उसकी मोलैरिटी है 1 मोलर, और 1 लीटर ही पानी है, ध्यान इधर देंगे सब लोग, इधर उधर नहीं देखना है। 1 लीटर पानी है और 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूट घुला हुआ है। 1 एम का मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मैं इसको 2 टुकड़े में, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको 2 हाफ में बांट लिया, मतलब 500 ml नीचे है और 500 ml कंटेनर में ऊपर है, और 1 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन है, मतलब 1 मोल सॉल्यूट घुला हुआ है। तो ये होमोजेनस मिक्सचर है, तो ऊपर वाले पार्टीशन में कितने मोल्स होंगे इसके, 0.5 मोल। समझ में आ रही बात? नीचे वाले पार्टीशन में कितने मोल्स होंगे, 0.5 मोल, क्योंकि होमोजेनस है, जितना हिस्सा ऊपर का लिया तो उसमें 0.5 मोल है, तो नीचे वाले हिस्से में भी क्या आएगा, 0.5 मोल होंगे, तब जाके तो होमोजेनस बोल रहे हो। जितना सैंपल यहाँ पे कंसीडर करो 500 ml का, तो उसमें 0.5 मोल है, नीचे भी 500 ml का सैंपल ले रहे हो तो उसमें 0.5 मोल आएगा। इसने सैंपल की मोलैरिटी निकालो जरा, तो मोलैरिटी कैसे निकालते हो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो इसको लीटर में बोल दो तो 0.5 लीटर है, तो 0.5 अभी भी क्या आ गया, 1 मोलर आ गया। नीचे वाले सैंपल की निकालो, नीचे वाले हिस्से की अगर निकालोगे मोलैरिटी, तो 0.5 मोल है इसके, और वॉल्यूम कितनी है इसकी, 0.5 लीटर, तो नीचे वाले की भी मोलैरिटी क्या आ गई, 1 मोलर आ गई। तो मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया, अमाउंट ऑफ मैटर को कम भी कर दिया, तब भी मोलैरिटी क्या हो रही है, सेम रह रही है। अगर मैं 1/4 हिस्सा अगर इसमें से निकाल लेता, कितना हिस्सा मैंने बीकर में ट्रांसफर कर दिया, मतलब 250 ml दूसरे कंटेनर में डाल दिया, तो 250 ml, देखो 500 को फिर आधे में तोड़ दिया मैं, तो 0.5 मोल पूरे में था, तो इधर कितने होंगे बच्चों, 0.25 मोल इधर होंगे और 0.25 मोल इधर होंगे, तो इधर 0.25 मोल चले आए, इतना हिस्सा मैंने उठाया इसमें से, तो 0.25 मोल इसके साथ चले आए, और 0.25 मोल चले आए, कितना वॉल्यूम इसके साथ लिया मैंने, कितना वॉल्यूम निकाला, 250 ml। अब इसकी भी मोलैरिटी निकालो, तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल जो कि 0.25 मोल चले आए इसके साथ साथ, क्योंकि होमोजेनस है। तुम बोलो ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया, तो इधर 0.25 मोल है तो इधर भी 0.25 मोल होंगे, तो सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर। जितना भी सैंपल बराबर बराबर निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल 0.25 हो गए, वॉल्यूम कितना निकाला है तुमने, 250 ml, लीटर में बोलोगे तो वो 0.25 लीटर होता है, तो 0.25 कैंसिल हो जाएगा, फिर से आंसर 1 ही आ रहा है। तो कितना भी छोटा सैंपल निकालो, चाहे तुम दवा की शीशी में से 10 ml भरो, अगर यहाँ पे दवा की शीशी पे लिखा है इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो तुमने 10 ml भरा है तो उसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर ही होगा। समझ में आ गई बात कैसे? Yes, sir. तो कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग में क्या चीज बदलती है, फिर नंबर ऑफ मोल्स बदलते हैं, मोलैरिटी नहीं बदलती, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जितने घट रहे हैं, जितना वॉल्यूम कम ले रहे हो उतने ही मोल्स कम प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, सच दैट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं, बस क्या चीज चेंज हो जाती है सैम्पलिंग में, वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, मोलैरिटी चेंज नहीं होती है, नंबर ऑफ मोल्स इज चेंज्ड, नंबर ऑफ मोल्स बदल जाते हैं। तो कितने मोल्स आए इसके अंदर, ये कैसे पता लगेगा आप लोगों को, कोई बता सकता है कि इस ढक्कन के अंदर कितने मोल्स आए? तो इसकी मोलैरिटी भी m1 है, इसकी m1 है तो इसकी भी m1 है, अभी बताया मैंने, कंसंट्रेशन मोलैरिटी नहीं बदलेगी। तो कितने मोल्स आए इसके अंदर, मोलैरिटी के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, तो मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स, सपोज कर लो इस ढक्कन में N2 आए, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना लिया आपने, V लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए इसके साथ वो कैसे पता चलेगा, m1 मल्टीप्लाइड बाय जितना वॉल्यूम ऑफ सैंपल आपने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, इतने मोल्स इसके साथ चले आए। ये फॉर्मूला समझ में आया? इस पे क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे? Yes, sir. तो आपके लैब में मान लो H2SO4 पड़ा हुआ है कंटेनर में, है ना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देख लो, ओरल सवाल है ना? और इसकी मोलैरिटी 5 लीटर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है बड़े से कांच की बोतल में, और उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर H2SO4 ऐसा लिखा है, 1 मोलर H2SO4, ठीक है। आपके टीचर ने बोला कि इसको 250, ये जो आपके रिएजेंट बॉटल्स होती है जिसमें रिएजेंट्स रखे हुए होते हैं, वो मान लो उसका 100 ml वॉल्यूम है, उसमें H2SO4 भर के लिया। क्या बोला उसने, आपके टीचर ने, कि इस 100 ml की बॉटल में इसमें से H2SO4 निकाल के लेके आ जाओ। तो सबसे पहली बात क्या क्या चीजें हैं, वॉल्यूम कितना निकालने का बोला उसने आपको, 100 ml, कितना निकालना है, 100 ml। कितने मोल्स आए वो आपको निकालना है, कितने मोल्स आए आपने, कितने मोल्स आपने ड्रॉ कर लिए इसमें से। इसकी मोलैरिटी चेंज होगी क्या, अभी बताया, नहीं चेंज होगी, इसकी मोलैरिटी भी क्या रहेगी, 1 मोलर ही रहेगी। तो कितने मोल्स इसके साथ आए, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो मोलैरिटी कितनी है 1, और नंबर ऑफ मोल्स कितने आए होंगे, वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 ml तो मतलब 0.1 लीटर में बोलो उसे, तो 0.1 लीटर, तो कितने मोल्स इसके साथ आए होंगे, देखो
अगर मैं ना वॉल्यूम 100 डाल देता लीटर तो 100 मोल्स आ जाते, तो 100 मोल्स तो टोटल इसके अंदर है ही नहीं। 1 मोल H2SO4 का मतलब होता है 1 मोल H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 मोल से तो ज्यादा है ही नहीं, तो 100 आंसर करके आ जाते हैं। अगर यूनिट कन्वर्जन में एरर कर देते, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हो तो वॉल्यूम को हमेशा क्या लेना है, लीटर में। अगर एमएल में लोगे तो मिली मोल्स आएंगे, मोल्स नहीं आएंगे, मिली मोल्स आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो हमेशा लीटर में ही लिखना है वॉल्यूम को। 100 ml है तो लीटर में कितनी होगी वो, डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 0.1 मतलब इस बॉटल के अंदर कितने मोल्स आए H2SO4 के, 0.1। आप चेक कर लो क्या मोलरिटी फिर से 1 मोलर आ रही है क्या, तो तुमने 0.1 मोल्स निकाले हैं, तो वॉल्यूम कितना लिया, 100 ml। 100 ml मतलब 0.1 लीटर ही होता है। कैंसिल कर दिया, फिर से मोलरिटी कितनी आ रही है, 1 मोलर ही आ रही है। समझ में आगे क्या बात। ये तुम्हारे टीचर लोगों को भी नहीं आता होगा ये चीजें, है ना। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, बट इतने डीप लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। ये तो फिर तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, मेरे अकेले के क्लियर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो भी कंपटीशन की डीप लेवल की तैयारी करता है, जिसकी रैंक लगती है, उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट मालूम होते हैं। हर किसी को ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होते। अच्छे टीचर जो होते हैं उन लोगों को पता होता है। आपके स्कूल के टीचर तो एक बच्चा है, उन्हीं इसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो स्कूल के पिक्चर भेज रहा है मेरे को, उसमें कैटायन एनोड पे जाएगा और एनायन कैथोड पे जाएगा, ऐसा कुछ बता रही हूँ कि मैम, ठीक है। तो दैट इज अ पिटी कंडीशन इफ इट इज हैपनिंग इन द प्लेस लाइक इंदौर, ठीक है। तो बहुत बहुत बुरी बात है ये, है ना, इस तरह से पढ़ाना बच्चों को। तो जो आपको नहीं आता तो फिर वाई यू आर टीचिंग दैट कॉन्सेप्ट। पढ़ के आओ ना, बिना पढ़े आ रही हो, तो आता भी होगा चलो, तो फिर पढ़ के नहीं आ रही है, ऐसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बातें चल रही हैं, तो ध्यान से चीजों को समझ के पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग भी आपको समझ में आ गया, सारे फॉर्मूले हो गए। अब अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। करें क्वेश्चंस के थोड़ा ब्रेक लेना, या बस छुट्टी, ब्रेक लेना है। No, sir. No. नहीं ले लेते हैं थोड़ा बहुत, 10 मिनट का ले रहे हैं ना, तो जिसको कुछ अगर जो भी शंकाएं हैं वो दूर करके आ सकता है, ठीक है। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो अभी हो रहा है 10:40, 10:50 पे आ जाओ सब।
हाँ, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। इसकी जगह इक्विवेलेंट मास की जगह मैंने डाला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर। तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। बाकी बची हुई चीज क्या है? ये तो फॉर्मूला जानते हैं अपन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। ये तो कुछ नहीं है, मोलर मास अपॉन मोलर मास इन 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये वाली बची हुई चीज तो क्या है? मोलारिटी। इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, फिर n फैक्टर उधर चला गया, मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर है जो भी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी। समझ में आ गई बात? n फैक्टर याद रहेगा सब, सिंपल सा डेरिवेशन। Yes, sir. तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो। ऑक्सैलिक एसिड पहले तो बता दो, दो COH एक साथ लगे हुए, COH COH, इसे क्या बोला जाता है? दैट इज योर ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44। दूसरा CO2 तो 44। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड जब भी बोला जाए तो ये .2H2 भी कंसिडर किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट .2H2 होता है ये। ठीक है, तो इसका मोलर मास निकाल के लाओ। CO2 का पहले निकाल रखा है, याद रखा करो, मैंने बता रखे हैं। CO2 का 44 है तो दो CO2 दिख रहे हैं इसमें मेरे को, तो 44 टू द 88, दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं। दो हाइड्रोजन कितने हो गए? दो जोड़ दो 88 तो 90, 90, और दो वाटर हैं तो 18 टू द 36। 36, तो टोटल मोलर मास, 126. मोलर मास इसका कितना हो गया? यूनिट के साथ 126 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास हो गया। इसलिए तो 12.6 गया। ऐसे ही आएंगे नीट में सवाल, है ना, इवन जेई में भी ऐसे ही सवाल आएंगे शुरुआत में पार्ट में, फिर क्वेश्चन लेंथी कर देते हैं बस। बाकी डेटा तो इतने सिंपल ही आते हैं। कट जाए 12.6 क्यों दे रखा है? क्योंकि 126 आने वाला है, तो मोलर मास 126 होता है। तो क्या पूछा है? 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, डेंसिटी ये है, और मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालना है तो उसमें तो वॉल्यूम टर्म आ रहा होता है, तो वॉल्यूम तो फिर आपको डेंसिटी दे रखी है वॉल्यूम निकालने के लिए, इस वजह से तो बोला है आपको। दो ग्रुप बनवाए थे मैंने, तो इंटर ग्रुप कन्वर्जन करके मोलैरिटी आपको निकालना पड़ेगी। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 12.6। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 126 अपॉन 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml ही लिख रहा हूँ मैं। वॉल्यूम इन ml क्या होएगा? डेंसिटी के टर्म्स में क्या होएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम को डेंसिटी की जगह पे भेज दो, मास बाय डेंसिटी। पर किसकी? अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख रहा हो तो मास भी सॉल्यूशन का करना है, और डेंसिटी भी क्या है? सॉल्यूशन की लिखना है ना। दोनों चीजें एक जैसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मास किसी और का डाल दिया, सॉल्वेंट का डाल दिया, सॉल्यूट का नहीं डालना। सॉल्यूशन का मास डालना है, उसको डेंसिटी का डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होएगा? जोड़ के बताओ समझदार बच्चों। 550 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का वेट यहाँ पे आपको दे रखा है ना। प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं बोला है उसमें, टोटली वजन दे दिया है। मतलब ये होगा कि 12.6 इसमें सॉल्यूट का हिस्सा है, तो सॉल्वेंट का हिस्सा कितना होगा? 537.4 ग्राम सॉल्वेंट का हिस्सा होगा। समझ में आ रही है बात क्या? हाँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन। एक ही स्टेप में करने का, कॉम्पिटिटिव में एक ही स्टेप में करना होता है, वो सिखा रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन 550, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.10। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑपरेट करो, ये डेसिमल हटाया, कितने जीरो जाएंगे? 2 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे। 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल। ठीक है, 110 और 55, 55 वन जा 55 टू जा। ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा फिर। और ये कितनी बार में कैंसिल हो रहा है? 12.1 और 12.6, और ये 126 कितनी बार? 10 बार में कैंसिल हो रहा है। ऐसे समझ में नहीं आता तो डेसिमल हटा के 0 लगा लो, तो 1 बार में 10 बार में ऊपर चल रहा है तुम्हारा ये 2, तो 2/10, 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 0.2 मोलर। अब ये पता चल गई मोलैरिटी, तो नॉर्मलिटी तो उसी ग्रुप का भाई बंधु है ना। तो वो निकालने के लिए तो क्या करना है? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर।
वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर कितना होएगा COOH का, ये डाई बेसिक एसिड है, इससे कितने प्रोटॉन निकल सकते हैं, एक H पॉजिटिव यहाँ से, एक H पॉजिटिव यहाँ से। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2 है बच्चों, है ना। तो मोलैरिटी तो 0.2 है, और वैलेंसी फैक्टर क्योंकि यहाँ से एक H पॉजिटिव यहाँ से निकले, एक H पॉजिटिव यहाँ से, तो ऐसे वो 2 OH को गायब कर देगा। तो इसका बेसिसिटी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कितना आंसर हो जाएगा नॉर्मेलिटी का, 0.4 नॉर्मल या इक्विवेलेंट पर लीटर, यहाँ पे मोल पर लीटर यूनिट के साथ आंसर आएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन करें। सर 2 अब मोलर आएगा, क्या 2 मोलर आएगा, बोलो ना, मोलरिटी 2 मोलर आएगा। क्यों आ रही है 2 मोलर, क्यों आ रही है, देखो ना, ये 1/10 है, ये 2 ऊपर चला गया था, 2/10 है, तो 1/5, 1/5 है तो 0.2 ही तो आ रही है। वापस से करके बताऊं, चलो वापस से देखो। 1.10 क्या आपने पॉइंट हटाया तो 2 0 लगाए ना ऊपर, रुको 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 इसलिए रुको, 12.6 तो सॉल्यूट का वजन है, मोलर मास 126 है ना, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, तो उसको मैं लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 550 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.10। 1.10 है तो डेसिमल हटा के इधर 2 0 ही तो आएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना यहाँ पर, तो 2 0 नहीं आएंगे, बोलो 1.1 नहीं 1.10 इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं ना अपन, तो 2 0 आएंगे यहाँ पे, कि नहीं आएंगे बोलो, तो भी आंसर तो वैसे ही आने वाला है शायद, उसमें क्या आंसर वही आएगा। चलो 1.1 लेके अगर तुम कर रहे हो तो फिर कितना आएगा बोलो, एक ही 0 लगा दिया तुमने, चलो 550 तो था ही पहले से, तो एक 0 आ गया, राइट। फिर बोलो सॉल्व करो अब इसको, 2 0 से 2 0 गया, फिर क्या हो रहा है, ये 11 है और ये 55 है, कितनी बार गया ये 5 बार, है ना, ये 10 है, ये 5 है, 5 1 5 2 फिर भी 2 का फैक्टर आएगा, चाहे तुम 1.10 हटा के डेसिमल 2 0 लगा के कर लो, आंसर तो वही आएगा। ये 1/10 1/10 हो रहा है, तो 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब आंसर तो 0.2 ही आएगा ना। आया समझ में? डेंसिटी 1.10 दे रखी है, अगर तुम 1.1 लेके चल रहे हो, एक डेसिमल हटाओगे तो एक 0 लगाओगी, तो फिर इस तरह से कैलकुलेशन होकर आंसर तो वही आना है ना, आंसर तो सही नहीं आ रहा है, आंसर में क्या गलती है बोलो, तुम्हारा 2 कैसे आ रहा है, अब क्लियर है? यस तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.4 नॉर्मल। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में कंपटीशन रखो, तुम लोगों को फास्ट से फास्ट करना है, सब कॉपी पेन रखना है। 4.9 ग्राम H2SO4, इस प्रेजेंट, इससे पहले बता दूं H2SO4 का मोलर मास निकालोगे तो कितना आता है, मैंने याद करा रखी है, रेडिकल के मास SO4 आता है तो उसका मास 98 कितना होता है 96 होता है, तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा, राइट। 2 हाइड्रोजन, SO4 2 नेगेटिव है, याद करा दिया हमने, 96, 2 हाइड्रोजन जोड़े तो 98 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। इस वजह से 4.9 दिया है कि 1/20 टाइम्स बढ़ जाएगा। इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कौन फास्ट करके बताता है, फाइंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी भी निकालना है, नॉर्मेलिटी भी। 0.2 आएगी मोलरिटी, मोलैरिटी कितनी आ रही है, 0.2 मोलर, 0.4 और ये 0.4 आ जाएगी 0.4 0.4 आ जाएगी, वेरी गुड। सॉल्व करते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो सब लोग जल्दी से, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे H2SO4, तो 4.9 मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास कितना है निकाल के बताया 98, इसको नहीं निकालना आता, 2 हाइड्रोजन तो 2 into 1 2 प्लस 1 सल्फर 32 प्लस 4 ऑक्सीजन 16 4 64 64 प्लस 32 96 96 प्लस 2 98 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml दे रखा है, वॉल्यूम में ml 250 दे रखा है, 250 1 था 250 4 था, 4 बार में कैंसिल, ठीक है। और ये देखोगे तो डेसिमल पॉइंट हटाओ, एक 0 यहाँ पे लगा दो, ये 49 है, 49 into 4 और ये 980 हो गया, तो मैं 4 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 into 2, क्या इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 है तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 से 2 बार काट दिया और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 490, अब 49 1 जा 49 10 जा, तो फिर क्या है 2/10, 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 0.2 मोल पर लीटर, दैट इज 0.2 मोलर आ जाएगा मोलर।
मोलैरिटी आ गई तो नॉर्मलिटी सिंपली कैसे निकालना है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, क्या है ना। तो मोलैरिटी कितनी है 0.2, एन फैक्टर कितना है H2SO4 का, कितने H पॉजिटिव ये दे सकता है, कितने प्रोटॉन रिलीज कर सकता है 2, तो 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। समझ में आई बात, आगे करें क्वेश्चन। Yes. तो अब अगला क्वेश्चन देखो, कौन फास्ट करके बात, तुम लोग कंपटीशन में बस सोते रहते हो, बच्चे 2-3 बच्चे पार्टिसिपेट करते हो, जल्दी जल्दी जवाब दो, थोड़ा स्पिरिट रखो सॉल्व करने की, तभी तो मजा आता है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना चाहिए। सेमी मोलर मतलब क्या होगा, सेमी मतलब क्या होता है, सर्कल मतलब फुल होता है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, हाफ मोल। तो सेमी मोलर मतलब क्या हो जाएगा 1/2 मोलरिटी है, मोलरिटी। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है 0.5 मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन बनाना, मोलरिटी भी दे दी, वॉल्यूम भी दे दिया। मोलर मास तो ऑक्सैलिक एसिड का इससे पिछले क्वेश्चन में निकाल के लाए थे, कितना था 126 ग्राम पर मोल 1000, सब तो पता है। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, जल्दी से करके बताओ कौन फास्ट करता है। 15.75. 15.75 is the correct answer, very good, है ना। इससे फास्ट और कोई करके बता सकता है तो सिर्फ मैं, है ना, और कोई नहीं, ठीक है। चलो तो कैलकुलेट द अमाउंट, तो इस क्लास, बाकी क्लास में तो और मेरे से भी फास्ट सॉल्व करने वाले टीचर्स, तो पहले फॉर्मूला बोलो क्या, मोलैरिटी, सब लोग जिन्होंने नहीं करा वो इधर देखेंगे, लिखने में मत वो करो, लिखना बाद में रिकॉर्डिंग से। यहाँ देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो पहले, तो सबसे बड़ा वाला एक्सपांडेड वाला, मोलर मास, सॉरी मास अपॉन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन वॉल्यूम इन ml। क्या क्या चीजें पता है, मोलरिटी दे रखी है, सेमी मोलर का मतलब है m/2, m/2 मतलब 1/2 इंटू m, 1/2 का मतलब 0.5 m, 0.5 मोलर, मोलरिटी मालूम, मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का मालूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम, 1000 तो नंबर है, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है खाली, ठीक है ना। इसको x मान लो, निकाल लो, बाकी सब चीजों को उधर भेज दो। ये कौन है जो बार बार बीच बीच में आधी आधी आवाजें सुना रहा है, नलों की आवाज आ नहीं है, इसकी आवाज आ रही है। मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी 0.5 है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, इधर भेजा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 126 है ऑक्सैलिक एसिड का, है ना। वॉल्यूम इन ml, ये भी उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, कितना है वॉल्यूम 250, और ये 1000 इधर न्यूमरेटर में था तो इधर डिनोमिनेटर में जाएगा 1000, तो एक बार ही 4 बार ही, ठीक है, 4 टाइम्स जा रहा है, और फिर क्या 126 4 से जाता है, नहीं जाता, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4 और 63 टाइम्स, 63 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 63 का आधा, 63 का आधा कितना हो जाएगा 3.1, 31.5 डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इन लोगों ने जो आंसर बोला दैट इज 15.75 ग्राम विल बी द आंसर। जो मास ऑफ सॉल्यूट बच रहा है ये निकल के आ रहा है, तो यूनिट क्या होगी, इतने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड मिलाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा 250 ml m/2 का सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा, रेडी टू सर्व। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कौन फास्ट करके बताता, इट वाज आस्क्ड इन AIPMT 2007, 2007 का क्वेश्चन है AIPMT का, है ना। कौन फास्टली को सॉल्व करता है, मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें ध्यान से सुनना। 98% H2SO4 बाय मास, कुछ नहीं दे रखा है तो सॉल्वेंट क्या है बच्चों, पानी, है ना, वाटर। तो एक सॉल्यूशन है 98% H2SO4 बाय मास, कंसंट्रेशन दे रखी है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.80 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक, लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 liter 0.1 molar H2SO4 solution, H2SO4 solution।
पहले तो इस वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालो, फिर क्या करना है तुम्हारे को, डाइल्यूशन करना, ठीक है, फिर मोलरिटी इक्वेशन लगाना है। इसका पहले मोलरिटी निकाल के लाओ। ये 2 पार्ट में है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। इधर देखो, इसकी मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोलरिटी निकालना है, कैसे निकाल के लाओगे मोलरिटी, निकालो, नंबर ऑफ, फॉर्मूला बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी, क्योंकि देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को डेंसिटी की जगह पे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, तो वही वाला टर्म हमने यहाँ पे लिखा है। चलो, तो मास कितना है इसका बोलो, 98% H2SO4 बाय मास। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये निकाल लो, 98% H2SO4 बाय मास मतलब 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, बाय मास दे रखा है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन, 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे 98, अभी भी देखो वाटर ही सॉल्वेंट रहेगा, क्यों रहेगा, भले 2 ग्राम, क्यों आपको बता दिया, क्योंकि H2SO4 का ये सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, इस वजह से यही सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। 98 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, 98 ही होता है, 98 ही होता है ना, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, वेरी गुड। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, 1.8। इसको एक डेसिमल हटाओगे तो ये एक 0 बढ़ गया, तो 1000 और 1000 कैंसिल हो गया, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 98 और 98 कैंसिल हो गया, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, मोलरिटी इज 18 मोल, 18 मोल हो जाएगी, मोलरिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मोलर, 18 मोलर। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें डाइल्यूशन कर दो, वॉल्यूम ऑफ एसिड या वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन। मतलब अब आपको क्या बनाना है, इसका 18 मोलरिटी है, आपको ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी घट के कितनी हो जाए, 0.1 m H2SO4 हो जाए। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, मोलरिटी इक्वेशन, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। चलो, पहले वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी 18 है ना, 18, उसका कितना वॉल्यूम लेना है, ये वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम लेना है, दैट इज, और फिर N2 दूसरा वाला जो सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, ठीक है। और उसका वॉल्यूम कितना है, कितना बनाना है आपको, 1 लीटर बनाना है, 1 लीटर मतलब ml में बोल दोगे तो 1000 ml, 1000 ml, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो 0.1 और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 है ना, यहाँ पे एक 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा और 100 बच जाएगा, 100 अपॉन 18, 100 अपॉन 18 का आंसर क्या होएगा, 5.55 ml, 5.55 ml है ना, 5.55 ml, इतना आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात क्या, Yes. सभी को आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तुम्हारे को परसेंटेज दे रखा था मास में, तुम्हारे को मोलरिटी निकालना थी तो डेंसिटी देना जरूरी थी, क्योंकि मोलरिटी दूसरे ग्रुप का मेंबर है, तो डेंसिटी दे रखी थी, तो मैंने एक ही स्टेप में आपको डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिखना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसी स्टेप में आपको करना सिखा दिया। उसके बाद आपने मोलरिटी इक्वेशन लगाई, उसके बाद वॉल्यूम निकाल के लिया। दिस इज द 2007 प्रॉब्लम। अब AI-EEE जैसे जेईई मेंस के नाम से जाना जाता है, 2011 का प्रॉब्लम, AI-EEE 2011। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, और जो कैमरा बंद करके बैठा उसको भगा दूंगा मैं, है ना, पहले ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ऑन कर लेना कैमरा। 2011 का प्रॉब्लम है AI-EEE का, 0.0100 ग्राम है ना, ये 0 फालतू के नहीं है, ये बताते हैं कि कितने प्रिसीजन से ये मेजरमेंट किया गया है। 0.0100 ग्राम ऑफ यूरिया, इतना यूरिया को ऐड किया गया है। यूरिया का फॉर्मूला जिसको नहीं मालूम है पता होना चाहिए, NH2CO NH2, NH2CO NH2,
और इसका मोलर मास भी याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। फिर भी देख लो, एक नाइट्रोजन 14, दो हाइड्रोजन तो 2, ठीक है। इधर भी एक नाइट्रोजन 14, दो हाइड्रोजन मतलब 2, 14 + 2 16, 16 इधर 16 इधर 32, और बीच में एक कार्बन 12 तो 44, और एक ऑक्सीजन 16 दैट इज 60। यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम पर मोल, है ना। तो 0.01 कौन फास्ट करता है, यूरिया को आपने ऐड करा, इज एडेड इन 0.3000 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ के हवाइयाँ हो जाएंगी बच्चों, है ना, इतना डेसीमीटर क्यूब ऑफ पानी ऑफ वाटर। देन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलो पहले। मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो पानी का 0.3000 डेसीमीटर क्यूब, तो जिसको नहीं मालूम है बता देता हूँ, 1 ml बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और 1 लीटर बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब मैंने बोला 250 सीसी का बीकर है, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वो 250 ml के बराबर ही है। 250 सीसी का क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 ml। अगर कोई मेरे को बोलता है कि 2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है 2 लीटर ही है। क्या बोल रहा है 2 लीटर, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 0.3000 डेसीमीटर क्यूब है। पर आपको तो मोलैलिटी में वाटर इज अ सॉल्वेंट, उसका मास चाहिए होता है। और एक चीज मैं हर बार बता चुका हूँ कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml लेके चलते हैं, हालांकि कॉन्स्टेंट नहीं होती है, फिर भी केमिस्ट्री में लेके चलते हैं 1 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी होती है। तो जितना वॉल्यूम है उतनी ही इसका क्या होगा मास होएगा, ठीक है। पहले तो ये बताओ 0.3000 डेसीमीटर क्यूब क्या 0.3000 लीटर के बराबर होएगा कि नहीं होएगा। तो मैंने बताया 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो डेसीमीटर क्यूब जगह लीटर लगा दिया मैंने, 0.300 लीटर। इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml, है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना ml बन जाएगा ये बोलो यहाँ पे। 3000 हाँ, ये डेसिमल इधर खसक के आ देंगे 3 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 300 ml हो जाएगा ये, है ना। 3000 ml तो 3 लीटर, वो अपने क्या कहते हैं 3 लीटर होता तो होता 3000 ml, ये 0.3 लीटर है तो ये 300 ml होएगा, ठीक है। तो अगर ये 300 ml है तो आपको बता दिया मैं वाटर की डेंसिटी इतनी होती है, तो मास निकाल के ला सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है ना, तो मास निकाल के ला सकते हो। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml, 1 ml की वजन 1 ग्राम होता है ना। और वॉल्यूम कितना है आपके पास 300 ml, ml से ml कैंसल, तो 300 ml का वजन भी 300 ग्राम होगा। करने की जरूरत नहीं, आपको जल्दी से कर देना चाहिए था। चलो अब मोलैलिटी निकालते हैं। सॉल्यूट का वजन कितना है, कितना यूरिया है बोलो 0.01, आगे का छोड़ दो। उसके बाद मोलर मास यूरिया कितना है 60 इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डालोगे तो कितना हो जाएगा ये 0.3 केजी, क्योंकि ये 300 ग्राम के बराबर है, 300 ग्राम मतलब 0.3 केजी, ठीक है। अगर आपको 1000 करना है फिर यहाँ पे फिर तुम 300 ग्राम डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर कैंसिल होके वही बचेगा 2 0 से 2 0 पे 10/30 बचेगा, 10/3 बचेगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व कर दो, फिर 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, या 1 0 से 1 0 यहाँ पे भी कैंसिल कर दो, तो फिर क्या बच रहा है, फिर ऊपर 0.01 नीचे क्या बच रहा है 3 बच रहा है। तो क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन बोलो 1/300, है ना। 2 डेसिमल हटाए, 2 डेसिमल को हटाया तो 2 0 लगेंगे यहाँ पे, फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1/300 हो जाएगा। 1/300 मतलब इसको सॉल्व करो, हाँ 6 भी तो बच रहा है क्या, हाँ 6 भी बच रहा है, वो बच गया सर। तो 0.01 अपॉन 6 3 कितना हो जाएगा 80। अब इसको ऐसे लिख लो 1/18 इंटू 10 की पावर -2, 0.01 क्या है 10 की पावर -2,
तो 1/18 मैंने कई बार बताया तुम्हारे को इक्विलिब्रियम में भी 0.05 0.055 होता है, 0.055 होता है इंटू 10 की पावर -2। स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखोगे तो डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है 2 प्लेसेस, तो 5.5 इंटू छोटे नंबर को बड़ा करा है तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। समझ में आया सबको क्या? Yes. कैलकुलेशन तो करते क्यों, सब मेरे को ही करना पड़ती है। अगले उसमें करके बताओगे क्या? चलो, कोई बच्चा फास्ट करके बताता ही नहीं है, बस 2 बच्चे ही करते हैं फटाफट, वो भी एक जेई, वो अपने मैथ्स वाली बच्ची है, तो उसको नहीं है करना है जल्दी, आप लोगों को जल्दी करना है। कंपटीशन है, चलो कौन जल्दी करता है? पेन पेपर हाथ में और दिमाग अटेंशन में होना चाहिए, आंखें सामने स्क्रीन पे, सबके सबसे बड़ी बात दिमाग आपका इस जगह पे होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दिल थाम के बैठिए, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है। फाइंड फास्टेस्ट पेन फर्स्ट, फास्टेस्ट माइंड फर्स्ट। फाइंड मोलालिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन। कुछ नहीं दिया, क्या मानोगे? वेट बाय वॉल्यूम। क्या मान के चलेंगे? वेट बाय वॉल्यूम। तो क्या आप जो सॉल्यूशन पढ़ते हो इस चैप्टर में सॉलिड एंड लिक्विड वाला पढ़ते हो, सॉलिड का मास लोगे और लिक्विड सॉल्यूशन की वॉल्यूम ली जाएगी, तो वेट बाय वॉल्यूम मान लोगे आप इसे, है ना। ऑफ H2SO4 15% सॉल्यूशन है H2SO4 का, जिसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी देना क्यों जरूरी थी बच्चों? ग्राम पर ml, तो क्या आपको मोलारिटी पूछी है, मोलारिटी पूछी है और मोलालिटी दोनों पूछी है, ठीक है ना। तो ये वाला दूसरे ग्रुप का मेंबर, ये वाला दूसरे ग्रुप का मेंबर है, तो इंटर कन्वर्जन के लिए डेंसिटी जैसी चीज तो चाहिए। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे क्या मतलब निकालोगे? पहले तो ये इंटरप्रेट करके बताओ, पहले मेरे को ये रीड करके बताओ। इसका मतलब क्या होगा? जो नंबर लिखा है वो सॉल्यूट के बारे में, 15 ग्राम 15 gram H2SO4 H2SO4 is present in solution. 100 of solution. वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का और परसेंटेज है तो 100 ही आएगा टोटल, 100 ml सॉल्यूशन। तो मोलारिटी तो डायरेक्ट आ जाएगी, क्यों? वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो ये इसी के परिवार, किसका? इसके परिवार का मेंबर कौन सा है? मोलारिटी है, तो मोलारिटी तो तुम्हारी डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, तो सेम ग्रुप का है। कैसे आएगी मोलारिटी? बता तो आयु, कहाँ गया? सॉल्यूशन पता है इसका, कैसे होएगा मोलारिटी? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो? 1.5 आ रही है सर। 1.56। गुड। देखो बोलो यहाँ पे अब जल्दी से, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15। मोलर मास H2SO4 का निकलवा जाए कई बार 98। कितना होता है? 98 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है बोल तो अय्यूब याकूब, कितना है? 100 ml। कितना है सॉल्यूशन का? इस प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 100 ml। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 का इसमें मल्टीप्लाई लगा दो, 150 अपॉन 98 को अगर रफ सॉल्व करना है तो 100 मान लो, तो 100 150 अपॉन 100 मतलब 3/2, तो 1.5 आ जाएगा। एग्जैक्टली सॉल्व करना है तो 2 से और सिंप्लीफाई कर लो 75, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 49, और उसके बाद डिवाइड लगा लो 49, डिवाइड लगाना है आपको 75 को डिवाइड लगाना है 49 से, ठीक है ना। तो 49 1 सा 49, एक बार कितना बच रहा है? 26, पॉइंट लगाओगे 0 260, 50 होता तो 5 बार में 250 हो जाता, 49 है तो 245 हो जाएगा, एक एक कम कर लो 5 बार में, ठीक है। तो ये बच रहा है 15, फिर एक 0, 50 होता तो 3 बार में 150 हो जाता, 49 है तो 3 बार में 147 होगा, 147 होगा, 147 होगा तो फिर 3 बचेगा, फिर 0, ठीक है ना, एक 0 फिर नहीं जा रहा है तो आपने ये कर लिया, ये 6 बार में जाएगा 1.5306, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.53 मोलर। समझ में आ रही है बात क्या सबको? Yes. Yes, sir. हाँ, और क्या पूछा था? मोलालिटी भी पूछी, मोलालिटी भी पूछी थी। मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो, आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट है क्या आपके पास? हाँ 15 ग्राम दे रखा है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है क्या आपके पास? हाँ 98 ग्राम इनटू 1000, ये भी तो इतना नंबर है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यहाँ पे 1000 का फैक्टर है तो ग्राम में आएगा, तब वेट ऑफ सॉल्वेंट ही निकाल के लाना है आपको। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल के लाओगे? तो अपना बॉक्स बना लो, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट
सॉल्यूशन, Solution. सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, और 3 चीजें कौन कौन सी? मास, वॉल्यूम, Density. डेंसिटी। डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है कितनी? 1.02 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, और क्या क्या चीजें मालूम है? मास ऑफ सॉल्यूट भी मालूम है, H2SO4 का मास कितना दे रखा है? 15 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बच्चों? क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या तुम्हारे को? 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया तुम्हारा? 100 ml सॉल्यूशन। तो क्या तुम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्या? हाँ, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.02। ठीक है, ग्राम पर ml। और मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। तो ग्राम पर ml में से इधर से ml इधर से ml कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर कितना हो गया तुम्हारा? 102 ग्राम। समझ में आ रही है बात? सिंपल सी बात होती है, जो डेंसिटी होती है ना, अगर तो उसको आपको निकालना है। 100 ml सॉल्यूशन है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 ml सॉल्यूशन है तो 1000 से मल्टीप्लाई। जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको मल्टीप्लाई करना होता है डेंसिटी से, तो मास आ जाता है। तो यहाँ पे मास कितना आ रहा है बोलो सॉल्यूशन का? 102 ग्राम। तो अगर सॉल्यूट 15 ग्राम है और टोटल वजन 102 हो रहा है तो सॉल्वेंट का वजन कितना होगा बोलो? तब जाके 82 होगा। लिखे जा रहे हैं, बोल ही नहीं रहे, बोलो ना कितना होगा? 87 ग्राम। सॉल्वेंट का वजन कितना होगा? 87। जैसे ही सॉल्वेंट का वजन आया आपका काम हो गया, क्योंकि आपको तो मोलैलिटी में सॉल्वेंट का वजन ही चाहिए होता है। तो क्या हो जाएगा मोलैलिटी फिर? मास ऑफ सॉल्यूट 15, मोलर मास इज 98 into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था 87, जो कि आ गया। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, नहीं तो चलो कौन जीतता? मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, कौन जल्दी से करता है। ठीक है, तैयार होगा। 15/98 87। सर 1.3 के आसपास। नहीं, पूरा बोले 1.3 के आसपास, ऐसे नहीं चलो है, पूरा बोलो। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कोई से भी यार, अप्रोक्सीमेटली बताना। वन पॉइंट सिक्स 1.67 आ रहा है। तो बच्चों, दूसरे बच्चे भी बताओ। देखना पड़ेगा, कैलकुलेट तो करते हैं, तो आंसर 1.72. कैलकुलेटर महाशय, इसका आंसर बताओ। 15 into 1000, 15,000, 898 into 57, 8526, 15,000 divided by 8526, 1.76 is the right answer। किसका था 1.76 है? 1.67 बोला। गलत है वो, 1.67 इसका के करीब था। अदिति का कितना था? 1.72 ऐसा कुछ बोला था तुमने। 1.72. हाँ, 72 बोला था, तो उसका ज्यादा नजदीक है। तो शी वेज सर्विस, ये जीत गई और तुम लोग हार गए सब। बस पेन खाते रहो, यूं करते हैं ना, कुछ मत करो, कैलकुलेशन मत करो। बड़े बड़े कान में ढाटे लगा के आ जाओ, सुनने में तो कुछ आता नहीं तुम लोगों को, कैलकुलेशन तो करना नहीं है। बड़े बड़े वो लगा के आएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर, जो कर रहा है उसको नहीं बोल, जो नहीं कर रहा है उसको बोला जाए। बस बस करें कि और करना है? बोलो क्यों बच्चों?
बस करते हैं, ठीक है, कवर करना है। चलो आज अब इतना ही कर रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं, है ना, तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, कल फिर देखना। तो इसी को तुम बार बार प्रैक्टिस करो, जो कर लो, है ना, या प्रीवियस ईयर की लेके बैठ जाओ या एनसीईआरटी की करो, बाहर के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व मत करना, जो मैं करा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में जो करना है वो, और एग्जाम्पलर में जो है वो, और जो भी तुम्हारा एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, बस यही करो, इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था एक बार नीट से, है ना। कौन सा क्वेश्चन था वो? 0.5 मोल, मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन था, इन बच्चों को करवाया था मैंने, बहुत आसान सवाल था, वो भी तुम लोगों ने गलत तो नहीं करा था किसी ने, जिसने इस साल नीट दी है। नो सर। सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आया था, 500 ग्राम मोलैलिटी दे रखी थी, 0.5 मोलल सॉल्यूशन, है ना, 500 ml है या ऐसा कुछ, वेट ऑफ 0.5, सॉल्वेंट। हाँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, है ना, तो 500 ग्राम का शायद। चलो कल मिलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट्स के दोनों लेक्चर भी देखना है इसलिए छुट्टी दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर 1 लेक्चर 2 अच्छे से कंप्लीट करो, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वाला पोर्शन देंगे, फिर उसके आगे से स्टार्ट करेंगे इस बार, है ना, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लो फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सर।